गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो अपना 11th चैप्टर चल रहा है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बैक्टीरियोफेजिज वेक्टर। इससे पहले अपन ने प्लाज्मिड वेक्टर किया है। अब बैक्टीरियोफेजिज यानी कि बैक्टीरियोफेज का मतलब यहाँ पे आर द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया बाय द इंट्रोड्यूसिंग डीएनए इनटू ए बैक्टीरिया सेल। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा फेज होता है कि जिसके अंदर वायरस की क्या होती है, इन्फेक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर, और वो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे डीएनए को इनटू द बैक्टीरिया सेल। अब इसके अंदर क्या, इसको हम वेक्टर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं कि दे इंजेक्ट द डीएनए, रेप्लिकेट करेगा और एक्सप्रेस करेगा इन द होस्ट बैक्टीरिया के अंदर सेल रिजल्टिंग इन ए नंबर ऑफ, यानी कि वो क्या कर देगा यहाँ पे नंबर इन ए फेज इन विच बी ब्रस्ट आउट ऑफ द रेनफोर्ड द नाइबरिंग सेल। और मतलब ये क्या करेगा कि यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करके रेप्लिकेट करके लार्ज नंबर ऑफ सेल जो नाइबर सेल है वो यहाँ पे क्या करेगा, वो शो करेगा। ये क्या होएगा कि एक लाइटिक पाथवे होता है। देखो वायरस के अंदर दो तरह के होते हैं, एक तो लाइसोजेनिक पाथवे होता है, एक लाइटिक पाथवे होता है। वायरस की इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो वायरस की जो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, वायरस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें दो तरह की साइकिल होती हैं, एक तो लाइसोजेनिक होती है, एक लाइटिक साइकिल होती है। अब ये लाइटिक साइकिल पाथवे क्या है, देखो इसके अंदर इट इज रिप्रोड्यूस द साइकिल ऑफ वायरलेंट फेज, यानी कि ये वो फेज है जहाँ पे वायरस की क्या होगी, इन्फेक्शनल स्टेज आएगी। वायरलेंट का मतलब इन्फेक्शनल, विच सच एज T4 बैक्टीरिया फेजेज विच इफेक्ट द इकोलाई। ये जो वायरस है वो इकोलाई के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और ये अटैच करेगा, मान लो ये हमारी बैक्टीरिया सेल है, ये हमारा वायरस है, तो यहाँ पे एम्पिटी ऑफ बैक्टीरियोफेजिज, और ये वायरल डीएनए है और ये बैक्टीरियल डीएनए है। तो सबसे पहले ये जो वायरस का जो वायरस है डीएनए, तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि जो मतलब पहले अटैच करेगा द टिप ऑफ द टेल्स प्रोड्यूस ए होल इन द बैक्टीरिया सेल, यानी कि सबसे पहले ये बैक्टीरिया सेल के अंदर होल बनाएगा। तो होल बनाने के लिए बैक्टीरिया सेल को ब्रेक करने के लिए लाइसो एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, और वो इसको लाइसो एंजाइम इस सेल वॉल को तोड़ देगा और वो फिर क्या जाएगा नीचे, जो वायरल डीएनए है इन्फेक्ट्स द होस्ट सेल मैकेनिज्म, और वो इसको वायरल डीएनए जो बैक्टीरियल डीएनए को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, और फिर वो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा। ठीक है, ऑन द अर्लियर जीन्स ट्रांसक्रिप्शन गिव राइज टू ए एंजाइम न्यूक्लियस, वो फिर क्या करेगा, न्यूक्लियस एंजाइम्स डिग्रेड द होस्ट सेल एंड एमआरएनए, यानी कि वो पूरी की पूरी प्रोसेस करेगी, रेप्लिकेशन होएगी। ठीक है, रेप्लिकेशन होने के बाद ये क्या करेगा, अलग अलग जैसे शीट अलग हो जाएगी, टेल अलग हो जाएगी, और फिर वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करके वायरल डीएनए को सेल के अंदर से रिलीज कर देगा। तो ये हमारी लाइटिक साइकिल आएगी। उसके बाद इसके अंदर ये जो बैक्टीरियोफेजिज होती है, इसमें जो बेस्ट अगर टूल की बात करें, ठीक है, जीन क्लोनिंग के अंदर, तो एक तो लैम्डा फेज यूज करेंगे और एक यहाँ पे M13 फेज, जो कि यहाँ पे मॉडिफाई यूज फॉर जीन क्लोनिंग वेक्टर। अब ये लैम्डा फेज क्या है, लैम्डा फेज यहाँ पे क्या है कि इट हैज़ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसका 48514 बेस पेयर हैं, जिसमें 12 बेस पेयर ईच और अनपेयर्ड बट कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो एंड है यहाँ पे स्टिकी एंड है, इसलिए इसको कोसाइट बोलेंगे। ये जो साइट होती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर इनटू ए फेज ऑफ हेड। तो यूनिक फीचर होता है लैम्डा फेज का कि लार्ज जो फ्रेगमेंट होते हैं इन दिस रीजन के अंदर, वो जीनोम के अंदर, जो कि यहाँ पे जरूरी नहीं होती लाइटिक इन्फेक्शन इकोलाई के अंदर। ठीक है, तो इस सिर्फ वेक्टर के रूप में हम इसको यूज करते हैं रिप्लेस ऑफ द ऑर्गन डीएनए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे M13 फेज। M13 फेज क्या होता है, फिलामेंटस फेज होता है। इसके अंदर सिंगल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसका जो बेस पेयर है वो 6407 बेस पेयर है। तो M13 जो फेज है डीएनए का, वो एंटर करेगा इनटू बैक्टीरिया सेल वॉल में और कन्वर्ट कर देगा इसको डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम यहाँ पे रेप्लिकेटिव फॉर्म बोलेंगे RF। ये रेप्लिकेट करने के बावजूद यहाँ पे कम से कम वो 100 यानी कि 100 कॉपीज बना देगा इन ईच सेल। और ये जो फेज है जीनोम प्रोड्यूस इनसाइड द सिंगल स्टैंडिंग कॉपी के अंदर और फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल एज M13 पार्टिकुलर्स। तो ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव जो रेप्लिकेटिव जो फॉर्म आई है वो यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा लाइक ए प्लाज्मिड की तरह, और सिंगल स्टैंडिंग डीएनए यूजफुल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उसके बाद
इसके अंदर सम अदर वेक्टर की अगर हमने बात की थी तो काफ़ी सारे और अदर वेक्टर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात की, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करी, जो उसकी लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स डीएनए प्रोड्यूस एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड मैपिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात की, ठीक है। कोस्मिड प्लाज्मिड की बात करी, ठीक है। तो यहाँ पे फैलोजिमिड्स दे आर और एनिमल एंड प्लांट वायरस दैट यूज टू द फॉरगन जीन जो इनटू इन ए यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा टॉपिक आएगा यहाँ पे फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कि जो हम क्लोनिंग वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं होने चाहिए ताकि उसको हम क्या कर सकें, वेक्टर के रूप में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट देखो इसके अंदर फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं यानी कि जो क्लोन आप यूज़ कर रहे हैं वेक्टर के रूप में, उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए। सबसे पहले वही बात की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि उसके अंदर वो जो सीक्वेंस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम रेप्लिकेट स्टार्टिंग, यानी कि वो पोर्शन, यानी कि वो सीक्वेंस का मतलब डीएनए का वो पोर्शन जहाँ से उसके अंदर क्या होगी, रेप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी होगी, तो उस साइट को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे स्टार्ट, ये उसको हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस होता है इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग जो कॉपी नंबर जो बनाने हैं मॉलिक्यूल के, ठीक है, कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, उसको भी ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उस ये भी उसकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, फिर सिलेक्टिवली मार्कर, फिर क्लोनिंग साइट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्लोनिंग साइट, ठीक है। अब इसके अंदर सिलेक्टिवली मार्कर में अपन ने क्या देखा था कि जो वेक्टर होते हैं वो इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्टिवली मार्कर के रूप में भी अपन यूज़ कर सकते हैं। दे हेल्प, मतलब वो ये क्या हेल्प करेंगे, एक तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड एलिमिनेट करेंगे, कि जो एक तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आएंगे, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट की अगर बात करें तो उनको वो एलिमिनेट करेंगे, और नॉट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सिलेक्टिवली परमिटिंग टू द ग्रोथ, जिसको बोलेंगे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेट। अब ये ट्रांसफॉर्मेट क्या चीज़ है, कि बैक्टीरिया दैट हैज़ ए मॉडिफाइड ड्यू टू द इंट्रोड्यूस ऑफ फॉरगन डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर जब फॉरगन डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है, उस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेट्स, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि प्रोसेस थ्रू वी द पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बैक्टीरिया सेल, ठीक है, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नॉर्मली ये जो जीन अनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जैसे एम्फिसिलिन है, क्लोरोफिनिल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैलामाइन है, तो ये कंसीडर करते हैं यूजफुल सेलेक्टिवली मार्कर इकोलाई के अंदर, ठीक है। नॉर्मली जो इकोलाई के अंदर सेल डू नॉट कैरिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे सिलेक्टिवली मार्कर। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्लोनिंग साइट या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साइट। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्लोनिंग साइट। अब इस क्लोनिंग साइट का मतलब यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन साइट, यानी कि ये जो आप क्लोन बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको क्या कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है। तो वेक्टर मस्ट बी हैव ए फ्यू परफेक्टली सिंगल और रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ फॉर एक्टिवली ऑफ कॉमनली यूज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो लिंक करेगा एलिनिंग ऑफ फॉरगन डीएनए, यानी कि उस साइट को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, पहचानना, ताकि उसके साथ वो क्या कर सके, लिंक कर सके फॉरगन जो डीएनए है उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल द फॉरगन डीएनए कैन बी ज्वाइन टू द ये BAMHI जो हमने देखा था किसके अंदर, प्लाज्मिड वेक्टर जो PBR322 जो टेट्रासाइक्लिन के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर हमने इसको देखा था, ठीक है। अब सिलेक्टिवली रिकॉम्बिनेंट, अब जब सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट की सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, तो पहला आएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सेकंड आएगा यहाँ पे कलर रिएक्शन। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर देखो सबसे पहले अपन ने देखा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस टू इंसर्टेड इन ए फॉरगन डीएनए। जो टेट्रासाइक्लिन था वो उसके अंदर क्या था कि वो मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना रहा था उसके अंदर। इट कैन बी सिलेक्ट आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट और एम्फिसिलिन कंटेनिंग इन मीडियम, क्योंकि एम्फिसिलिन के अंदर क्या था कि वो ग्रो कर रही थी कंटेनिंग ए मीडियम्स बट नॉट इन ए टेट्रासाइक्लिन। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन ए मीडियम इन बोथ एंटीबायोटिक, मतलब वो दोनों एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो नहीं कर रही थी,
तो हेल्प टू सिलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेट, पहले तो उसको सिलेक्टिव करेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेट को, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बिकेम इनएक्टिव ड्यू टू द इंसर्टेड ऑफ ऑर्गन डीएनए। सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करना। सेकंड आएगा यहाँ पे कलरेशन रिएक्शन। कलरेशन रिएक्शन में ये आएगा द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टेंडर्स प्रोसीजर बिकॉज द रिक्वायर्ड सेमेटेरियन के दो प्लेट के अंदर उनको डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक को ग्रो किया, ठीक है। तो अल्टरनेटिव जो सिलेक्टिवली मार्कर है वो डेवलप डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोजेनिक सबस्टेट। क्रोमोजेनिक मतलब वो कलर इंडिकेट करेंगी। दिस क्योज द इनएक्टिव ऑफ प्लाज्मिड्स इनएक्टिव ऑफ एंजाइम्स, दिस इज कॉल्ड इंसर्टेड इनएक्टिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर वो यहाँ पे डू नॉट हैव इंसर्टेड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजिन सब्सटेंस गिव द ब्लू कलर कॉलोनी, बट जो यहाँ पे इंसर्टेड इनएक्टिव बीटा ग्लैक्टोसाइड वो यहाँ पे क्या करेगा, एक ब्लू कॉलोनी ग्रो कर देगा, और जिससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये एक तरह का परिकॉम्बिनेंट के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आएगा जीन फॉर प्लांट एंड एनिमल क्लोनिंग। नेक्स्ट देखो बेटा, क्लोन वेक्टर फॉर क्लोनिंग ऑफ जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। अब जो अगर अपने प्लांट के अंदर भी क्लोनिंग करनी है या एनिमल के अंदर भी क्लोनिंग करनी है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे वेक्टर यूज करेंगे। दे आर द प्रोसीड टू ट्रांसफरिंग ऑफ जीन्स इन ए प्लांट। अगर प्लांट की बात करें, ठीक है, तो उनके अंदर या एनिमल की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनको हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्गोबैक्टीरियम ट्यूनिफेरस, ये नाम आपने याद करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम लेके भी आता है, ठीक है। दैट प्रोसीज ए क्राउन बॉल, यानी कि एक डाइकोट जो प्लांट के अंदर एक ट्यूमर क्योज करता है, प्लांट के अंदर एक पैथोजन है ये, ठीक है। आर्गोबैक्टीरियम ट्यूनिफेरस यानी कि पैथोजन मतलब डिजीज क्योज करेगा। डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एक क्राउन बॉल मतलब एज ए ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट के अंदर, डिजीज क्योज करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मिड, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दैट कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मिड, जिस जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। एंड इट इज एबल टू ट्रांसफरिंग ए पीस ऑफ डीएनए, बट इनके अंदर ऐसे कैपेबिलिटी होती है कि ये पीस ऑफ जो डीएनए है उसको वो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर सकेंगे, तो इसको हम बोलेंगे टीडीएनए, ठीक है। टीडीएनए एक सिंपल सी डेफिनेशन भी इसमें से पूछी जाती है, टू कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल सेल इनटू ए ट्यूमर सेल। अब इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जो टीडीएनए है, ठीक है, टीडीएनए का मतलब जो इंडिकेट करेगा उसको, ठीक है, ट्यूमर डीएनए जो है कन्वर्ट इनटू द जो नॉर्मल सेल है इनटू ए ट्यूमर सेल, एंड डायरेक्ट जो ट्यूमर सेल है इज प्रोड्यूस केमिकली रिक्वायर्ड बार फॉर पैथोजन, और अगर वो प्रोड्यूस होएगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ केमिकल की रिक्वायरमेंट होएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखो कुछ ऐसा साइंटिस्ट इसके अंदर देख रहे हैं कि मान लो एनिमल सेल के अंदर एक रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस क्या होता है, कैंसर डिजीज पैथोजन, मतलब एक तरह से कैंसर डिजीज वायरस है, ठीक है। तो वो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्यूमर सेल होते हैं उनको नॉर्मल सेल, बट इन दोनों का यानी कि वैसे तो ये एक तरह के पैथोजन है, बट इन्हीं जो प्लाज्मिड है इनको वो क्या करेंगे, एज ए वेक्टर के रूप में यूज़ करें ताकि वो मतलब जो नॉर्मल सेल उससे हम क्या कर सके, वेक्टर के रूप में, सुटेबल वेक्टर के रूप में डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उसको इंट्रोड्यूस कर सके प्लांट बैक्टीरिया को प्लांट और एनिमल होस्ट सेल में, और वो क्या करे, मल्टीप्लाई करे, ठीक है। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा कॉम्पिटिटिव होस्ट, यानी कि अब ये जो होस्ट ट्रांसफॉर्मेट किए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, उसको क्यों कौन कौन से ऐसे मेथड है जो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले तो वेक्टर लिए, अब वेक्टर को यूज़ करके उस होस्ट सेल में हमने उसको डिलीवर करना है, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। थैंक यू।